Hi everyone, wish you growing well. Welcome to Super Academy. I hope you are doing great. ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ था? उपराष्ट्रपति वाला मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद उसकी रिवीजन सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। ठीक, उसको ज़रूर से देखना है। रिवीजन सीरीज़ मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। इसमें आपको उपराष्ट्रपति पूरा कंप्लीट कराया है। पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी चल रही थी संघ की कार्यपालिका भाग 5 हमने शुरू करा था। ठीक है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन पढ़ रहे थे हम, यूनियन गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कंप्लीट करा दिया रिवीजन के साथ। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनियन यानी कि मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद है ना, संघीय परिषद बोलेंगे तो वो कंप्लीट करेंगे। संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 73 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। 74 से शुरू होती है हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद, यानी इसमें संघ सरकार के बारे में दिया गया है। पहले आप लोग थोड़ा इसको समझ लीजिए। ठीक है, संघीय सरकार पढ़ रहे थे हम, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के हमारे 2 पिलर यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पिलर जो हमने बताया था, मैंने आपको बताया था मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आज शुरू करेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद आज शुरू करेंगे। आर्टिकल 73 में मैंने आपको बताया था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है, यानी संघ सरकार की क्या क्या शक्ति हैं, किस लेवल तक उनकी सरकार का शक्तियों का विस्तार है, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 73 में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, संघीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार किस में दिया गया है? आर्टिकल 73 में। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया। अब हमारी संघीय मंत्री परिषद शुरू होती है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुरू होती है आर्टिकल 74 से, आर्टिकल 74 से। ठीक है, इसको आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मैंने आपको बताया था कि वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा। पहले आप ये देखो कि आर्टिकल 74 क्या कहता है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये कहा गया है आर्टिकल 74 में, यानी राष्ट्रपति की सहायता प्लस उसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान यानी हेड, इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक, आर्टिकल 74 आपको समझ में आया। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसको सलाह देने के लिए। क्योंकि अब मैं आप जो बात आपको बता रही थी वो अब समझो, यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर दिया, वरना आप पहले कंफ्यूज हो जाते। अब इसको समझो। हमारे भारत में मैंने आपको बताया था संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपको बताया था मैंने, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव यानी कि वास्तविक प्रधान, वास्तविक कार्यपालिका। ठीक, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र कार्यपालिका कौन होते हैं? राष्ट्रपति।
यहाँ पर यही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए किसका कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। इसका मतलब यह है कि प्रधान कौन हुआ, वास्तविक प्रधान कौन हुआ, यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे। तो वास्तविक प्रधान कौन हुआ, प्रधानमंत्री। तो ये हमारी संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। ठीक, इतना समझ में आया। आर्टिकल 74 सीधा समझो, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। ये कहता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीएम लिख रही हूं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। और नियुक्ति करेंगे कौन, राष्ट्रपति। यहाँ पर ध्यान रखना है, नियुक्ति के लिए सलाह कौन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री, और नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 में यही कहा गया है। अब आर्टिकल 75 थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 75 में मंत्री और प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियाँ, ठीक है, उनका निर्वाचन, यानी निर्वाचन तो लोकसभा आम चुनावों के द्वारा होता है। नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित और जो बातें कही गई हैं वो भी बड़ा है, इसको मैं सब पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। ठीक है, आर्टिकल 75 इतना समझो। उसके बाद चलो पहले पीडीएफ से समझा देती हूँ, फिर नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। संघीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये शुरू किया हमने। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करता है। मंत्री परिषद के बारे में चर्चा कौन करता है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी, यूनियन काउंसिल होगी, जिसका प्रधान यानी हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। इसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 कहता है प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की अहिर्ता यानी उनकी योग्यता, कौन कौन मंत्री किस पद पर है या मंत्री बनाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ व वेतन तथा भत्ते के बारे में है। यानी कि आर्टिकल 75 बड़ा है, ब्रॉड है, इसमें उनकी नियुक्तियां, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, कार्यकाल, ठीक है, शपथ, वेतन, ये सब इसमें दिया गया है। और अगर हम इसको ब्रॉडली कवर करें, ये तो सब इसमें दिया गया है, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स में मिलता है वो ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 75 में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल जिसको मिलेगा, बहुमत दल प्राप्त के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इतना समझ में आया। अभी इस वाले पे मत जाओ, ये वाला क्लॉज जो है ये मैं आपको सब पार्ट्स में समझाऊंगी, पहले ये समझो, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। और दूसरा अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब 75 को, आर्टिकल 75 को सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मंत्री परिषद का संगठन, मंत्री परिषद कैसे बनेगी ये आर्टिकल 75 में दिया गया है। मंत्री परिषद कैसे बनेगी, किसमें दिया गया है, आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री सहित, ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को, यानी कि कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद, देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है मंत्री परिषद, एक होती है मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्रिमंडल, एक होती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कैबिनेट, ये मैं आगे समझाऊंगी, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उपमंत्री कौन होते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ पर इतना समझो, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है। मंत्री परिषद में
ये बड़ा समूह होता है, ठीक। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं, ठीक है। ये बड़ा समूह होता है। और मंत्री परिषद जो होती है वो बड़ा समूह होता है। और मंत्रिमंडल में क्या होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट के सदस्य शामिल होते हैं। यानी मंत्री परिषद एक बड़ा समूह हो गया जिसमें कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, आपको मैं आगे समझाऊंगी ये तीनों मंत्री कौन होते हैं। और मंत्रिमंडल में कौन होता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं सिर्फ वो ही होते हैं, वो छोटा समूह होता है, उसमें खाली कैबिनेट सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। ऐसा समझो, ये मंत्री परिषद और इसका एक छोटा सा समूह मंत्रिमंडल। लेकिन आकार में मंत्री परिषद बड़ा होता है और पावर में मंत्रिमंडल। ये मैं अभी ये भी आगे मैंने डिफ्रेंशिएट किया है फ्लो चार्ट में, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई, मंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद क्या है, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह है। इस प्रकार मंत्री परिषद में कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, सभी मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। समझ आया आपके, मंत्री परिषद सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह है। अब मैंने आपको बताया आर्टिकल 75 थोड़ा ब्रॉड है। आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में कहा गया है, आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति से संबंधित कौन सा है, आर्टिकल 75 का 1। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेने के पश्चात अन्य मंत्रियों के नामों की विभागों की सूची राष्ट्रपति को देते हैं। सीधा समझो, आर्टिकल 75(1) का क्लॉज कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की सूची विभाग के साथ किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति उनकी सलाह अनुसार सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 75 के 1 में, ठीक है। ये नियुक्ति से संबंधित है। पहले प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे, जब वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे तो वो अपने मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उनकी सलाह अनुसार उनके मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। किसमें कहा गया, आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में। क्लियर। अब आर्टिकल 75 का 2, जैसे आर्टिकल 75 का 1 उनकी नियुक्ति से संबंधित है, ऐसी आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 उनकी नियुक्ति को हटाने से संबंधित है, यानी कि उनको पद से हटाने से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 75 के 2 में कहा गया है, यानी क्लॉज 2 में कहा गया है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यानी कि कैसे काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे उस मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं। लेकिन असल में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इस मंत्री को हटाना है और राष्ट्रपति इसको हटा देंगे। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री को हटाते हैं, लेकिन हटाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, सलाह पर प्रधानमंत्री की। लेकिन नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री सलाह देंगे और राष्ट्रपति पद से हटाएंगे। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 समझ में आया। पहला नियुक्ति से संबंधित है, दूसरा पद से हटाने से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि जितने भी मंत्री हैं, वो मंत्री परिषद है, वो सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, देखो ध्यान रखना, संसद के प्रति नहीं। ये एग्जाम में पूछा गया है, क्या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में। तो आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, देखो इसको ध्यान रखना है, संसद एग्जाम में संसद कर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति सामूहिक रूप से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित किया गया है, क्योंकि मंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसीलिए वो किसी भी समय हटा सकता है। अब देखो यहाँ दो बातें कही गई हैं। आर्टिकल 75 के 3 में दो बातें हैं, एक तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, एक है सामूहिक उत्तरदायित्व। दोनों अलग अलग हैं, इनको मैं आपको PDF से समझाती हूँ, सॉरी हैंड रिटन से। हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 75 क्लॉज 3, जिसमें उत्तरदायित्व का प्रावधान है, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व का प्रावधान है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि जो मंत्री है, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पर अपने उत्तरदायित्व का उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है जब कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पर अपने काम को नहीं कर पा रहा है, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उस मंत्री को हटाने के लिए। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको समझ में आया कि वो व्यक्तिगत तौर पर उसने गलती की और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी और उनको हटा दिया। ये तो हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व ये ब्रॉड है, इसको ध्यान से समझना। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है पूरी मंत्रिपरिषद, यानी पूरी मंत्रिपरिषद एक समूह के रूप में काम करती है। ठीक है, एक मंत्री अगर कोई काम करता है, वो अन्य मंत्री भी उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए लोकसभा में, सामूहिक उत्तरदायित्व बता रही हूँ मैं आपको, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के लिए पारित हुआ, तो लोकसभा में पारित होता है, ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ। अगर कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य, ठीक, उस मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्यसभा में भी बैठा है तो उसे भी त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, वो एक दूसरे के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगर इसका एक क्लॉज तो ये कहता है कि लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो सभी मंत्रियों को, चाहे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में है या राज्यसभा में, सभी को क्या देना पड़ेगा? सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। और दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए मंत्रिपरिषद बाध्य है। ठीक है, मंत्रिमंडल मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सभी मंत्रिपरिषद के लिए क्या लेती है? फैसले, निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा वो मंत्रिपरिषद के लिए बाध्यकारी होंगे, सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे। वो संसद के अंदर यानी भीतर और बाहर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानेंगी या समर्थन करेंगी। प्रत्येक मंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों का समर्थन करना अनिवार्य है। तो ये क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मंत्रिपरिषद होती है वो एक यूनिट की तरह, इकाई की तरह काम करती है। ठीक है, एक मंत्री के कार्यों के लिए पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, क्योंकि कोई भी मंत्री काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आर्टिकल 75 का 3 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी प्रावधान करता है कि अगर एक व्यक्ति ने गलती की है तो उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व का भी प्रावधान करता है कि अगर एक मंत्री ने कुछ बात कही है तो वो अन्य मंत्रियों की भी उसमें उत्तरदायित्व है। ठीक है, अन्य मंत्रियों की भी। तो आर्टिकल 75 के 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 75 का 4, आर्टिकल 75 का 4 कहता है किसी भी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रियों को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगे। यानी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 75 के क्लॉज 4 में। आर्टिकल 75 के क्लॉज 4 में मंत्रिपरिषद के लिए किसका शपथ का प्रावधान किया गया है? शपथ किसकी ग्रहण करते हैं? वो पद की और गोपनीयता की। ठीक है, पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाती है। फिर इसके बाद आर्टिकल
आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का 5, आर्टिकल 75 का 5 कहता है यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसको तो समझो। देखो, अगर कोई व्यक्ति मंत्री बना दिया गया, उस व्यक्ति को मंत्री परिषद में वो शामिल हो गया, मंत्री बन गया, ठीक। पहले तो आपको पता होना चाहिए मंत्री के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी का एक सदस्य होना अनिवार्य है, प्रधानमंत्री को भी और मंत्री परिषद को भी, ठीक है। क्या जो मंत्री है वो या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से एक का भी सदस्य होता है तो वो मंत्री बन सकता है। अगर सदस्य नहीं भी है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। पीछे पूछा गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो क्या मंत्री बन सकता है? बन सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी उसका पद समाप्त हो जाएगा अगर उसने सदस्यता ग्रहण नहीं की है, संसद की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। इसका प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 75 के 5 में। इसके अनुसार कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75 का 6 कहता है मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 75 के 6 में। आर्टिकल 75 के 6 में। अब देखो 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल 75 में एक उपखंड जोड़ा गया। इसके द्वारा कहा गया कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्य जितने भी हैं उनके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा के मंत्री परिषद का आकार जो है, यानी मंत्री परिषद कितनी बड़ी होगी, इसका प्रावधान किसमें किया गया, किसके द्वारा किया गया? 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद है उसका आकार कितना होना चाहिए? मंत्री परिषद का आकार इतना होना चाहिए कि लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15%, उनका 15%। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मंत्री परिषद का आकार कितना होता है? लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15%। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 15% से अधिक नहीं होगा। इतना समझ में आया? आर्टिकल 74 क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद पहले तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 75 के 1 में। आर्टिकल 75 के 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य अपने पद ग्रहण करेंगे। यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर हटाएंगे? प्रधानमंत्री की। तो ध्यान रखना है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नियुक्ति भी उनकी सलाह पर की जाएगी और उनको पद से उन्हीं के सलाह पर हटाया जाएगा। आर्टिकल 75 का 3 मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है यदि कोई मंत्री व्यक्तिगत तौर पर अच्छा काम नहीं करता है तो प्रधानमंत्री उसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, उसको हटाया जा सकता है। ये हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। वो अपने कार्यों के लिए खुद उत्तरदायी है, अपने कार्यों के लिए खुद उत्तरदायी है। ये हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल, ध्यान रखना है, मंत्रिमंडल पावर वाला मंडल है, ठीक है, जो सारे निर्णय लेता है, ठीक है, जिसमें कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उसके निर्णय मानने के लिए मंत्री परिषद बाध्य है, मंत्रिमंडल के सदस्य निर्णयों को मानने के लिए मंत्री परिषद बाध्य है
और मंत्रिपरिषद जितने भी मंत्री हैं अपने मंत्रिमंडल का समर्थन करेंगे, संसद के बाहर भी भीतर भी, और उसके मतलब सामूहिक रूप से उसके लिए उत्तरदायी होंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ में आया आपको? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे संसद के प्रति, ठीक है, लोकसभा के प्रति, सॉरी, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये किस में है प्रावधान? आर्टिकल 75 के 3 में। आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 कहता है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष, यानी राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्री राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को उनकी पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। किसमें है? आर्टिकल 75 के 4 में। आर्टिकल 75 का 5, ठीक है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। यदि 6 माह से अधिक हो जाते हैं तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा और इसी टाइम पीरियड में 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य बने बिना भी मंत्री बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है बिना सदस्यता के। फिर उसे संसद की, चाहे लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है 6 माह बाद। ये किसमें है? आर्टिकल 75 के 5 में। अब आर्टिकल 75 का 6 ये प्रावधान करता है कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आर्टिकल 75 का 6 कहता है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद द्वारा। जबकि नियुक्ति और क्या उनको पद से हटाने का प्रावधान कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी और नियुक्ति और उनके पद से हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, ठीक है। आर्टिकल 75 तक मैंने आपको, आर्टिकल 75 की क्लॉज 6 तक मैंने आपको कराया और आपको एक संशोधन भी बताया कि 2003 में 91वां ही पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की जो आकार है उसको निश्चित किया गया। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया। कितना किया गया? लोकसभा का 15%। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 91वां 91th अमेंडमेंट किया गया और कितना? लोकसभा का 15%। इससे अधिक आपकी मंत्रिपरिषद नहीं होगी। आई होप इतना आपके समझ में आया, ठीक है। इससे आगे के जो क्लॉज हैं वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको ज़रूर से बनाने हैं क्योंकि रिवीजन में काम आते हैं आपके नोट्स, ठीक है। इसको ध्यान से कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।